अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। इन द लास्ट लेक्चर हमने जो है वो सेकंड ऑर्डर हाई और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस, बल्कि उसमें हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर हाई जो है वो डिफरेंशियल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। उसके सॉल्यूशंस भी हमने निकाले थे और हमने लास्ट लेक्चर में दो तरह के जो सॉल्यूशन की मेथोडोलॉजी है वो देखी थी कि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमने जो है सेकेंड सोल्यूशन का मेथड देखा था और ये जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाला देखा था। ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की कुछ मैंने आपको एक एग्जांपल्स भी बताई थी कि आपने सॉल्व करनी है। उसकी प्रैक्टिस जो आई होप आपने की होगी। और जो दूसरा मेथड था फाइंडिंग अ सेकंड सॉल्यूशन, उसका मैंने आपको मेथड बता दिया था। उसकी सच कोई एग्जांपल जो है वो उन्होंने नहीं दी थी आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो है उसको लाजमी जो है वो ट्राई करें। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं जो हमने आज के लेक्चर में करनी है, ये वो लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट डे मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें ये पार्शियल इस तरह की जो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, क्योंकि ये आपके पास्ट पेपर में डेफिनेशंस में वो ये पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वी हैव और गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फिर आप ये इन द सेंस ऑफ डेफिनेशन जो है ये तैयार कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को ना। या डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग partial derivatives of the dependent variable with respect to more than one independent variable is called partial differential equation होती है हमारी। ठीक है, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके हम पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो कंसीडर करते हैं ना, उसके लिहाज से एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो फिर हम उसमें क्या होता है, इसमें जो मेन पार्शियल जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनमें कुछ जो है मेन वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है आपकी, ये मैंने आपको लिखवाई भी थी, इसके नोट्स मैंने आपको पिक्चर लेके सेंड भी किए थे कि टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन होती है और टाइम डिपेंडेंट स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि इसमें टाइम की टर्म नहीं आती टाइम इंडिपेंडेंट में, और जो टाइम डिपेंडेंट वाली है उसमें एनर्जी जो इक्वेशन है उस एनर्जी की जगह आप अयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी की जो है वो टर्म आ जाती है आपके पास एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है ये बिल्कुल आम जो आपकी क्लासिकल इक्वेशन होती है जिसमें जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये उसी की फॉर्म है। लेकिन ये ज़रा उसकी एक हम वेव इक्वेशन की फॉर्म में हम वेव की मोशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विदाउट टाइम ना। तो वो ये उसी तरह की हम जब क्वांटम मैकेनिक्स देखते हैं तो फिर हम ये स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन लिखते हैं वेव मोशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं आपके पास स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन की। उसके अलावा लेप्लास इक्वेशन जो है वो डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली लेप्लास इक्वेशन जो है वो आपको पॉइजन इक्वेशन से मिलती है। पॉइजन इक्वेशन में डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू राइट साइड पे जो है वो रो ओवर एप्सिलॉन की टर्म आती है। ठीक है, वे रो जो दिस इज द पॉइजन इक्वेशन विच डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद द सोर्स टर्म। ये जो रो ओवर साई की रो ओवर एप्सिलॉन की जो टर्म है ये आपको सोर्स टर्म दे रही है। ठीक है, जिस भी मीडियम में जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम में वेव ट्रेवल करती है तो वहाँ पे रो ओवर एप्सिलॉन की जो एक टर्म आती है ना राइट साइड पे, तो वो अगर हम वो मीडियम भी कंसीडर करें तो फिर हमारे पास पॉइजन इक्वेशन आती है। और अगर हम मीडियम को जीरो कर लें, यानी ये जो रो की टर्म है ना डेंसिटी ऑफ द मीडियम को शो करती है, अगर आप इसको जीरो कंसीडर कर लें तो या तो इसको हम समटाइम्स हम इसको मैस डेंसिटी के तौर पे लेते हैं या हम इसको चार्ज डेंसिटी के तौर पे भी ले सकते हैं। तो ये अगर डेंसिटी की टर्म उस मीडियम की जीरो को अप्रोच कर जाए तो उसके बाद हमारे पास यही इक्वेशन जो पॉइजन इक्वेशन है ये लेप्लास इक्वेशन की फॉर्म ले लेती है, यानी डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो आपको पता है वो जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है या परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी स्पेसिफिक मीडियम, यानी जिस मीडियम में भी आप उसको कंसीडर करें उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसको आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है ये पॉइजन इक्वेशन और लेप्लास इक्वेशन की मैंने आपको बात बता दी। यहाँ पे भी इसमें बीच में जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। डेल स्क्वायर साई रिप्रेजेंट करता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ना, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो साई का रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ जहाँ ये डेल स्क्वायर साई की टर्म आ रही है ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है इन द स्पेस ऑफ वेव को वेव की जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है स्पेस के अंदर वेव मोशन की उसको रिप्रेजेंट करता है डेल स्क्वायर साई। तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अपेयर करता है फिनोमेना लाइक इलास्टिक वेव्स में बताते हैं, सॉलिड्स में लाइक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स में और बार्स में और मेम्ब्रेन्स में, अकोस्टिक जो यानी साउंड वेव्स जो होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह वगैरह इसके अंदर। ठीक है, तो ये हेल्महोल्ट्ज की इक्वेशन जो है वो वहाँ पर यूज़ की जाती है। और ये जो इसमें इसके अलावा ये केलिन जॉर्डन इक्वेशन है, जो केलिन जॉर्डन इक्वेशन है वो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर
स्क्वायर फाई के बराबर होता है। तो डेल स्क्वायर नहीं, सॉरी, इधर पार्शियल स्क्वायर साई है, तो पार्शियल स्क्वायर फाई है, तो पार्शियल स्क्वायर फाई भी उसी तरह जैसे डेल स्क्वायर साई की फॉर्म है ना। तो फाई जो है वो फंक्शन है जिसको हम स्केलर फंक्शन होता है, जिसको हम बाद में रिप्लेस कर देते हैं वेक्टर फंक्शन से। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब यहाँ पे अदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये देखें, टाइम डिपेंडेंट डिफ्यूजन इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट क्लासिकल वेव इक्वेशन, ये दोनों उन्होंने बताया। डिफ्यूजन इक्वेशन की भी बताई हुई है, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/a² पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी, ये उसका टाइम डेरिवेटिव है। और अगर डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/c² पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, तो ये टाइम डिपेंडेंट क्लासिकल वेव इक्वेशन को शो करती है। तो द बेस्ट नॉन नॉन लीनियर डिस्पर्स, और बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो नॉन लीनियर डिस्पर्सिव इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, उसे केडीवी इक्वेशन कहते हैं। केडीवी मतलब जो है कॉर्टिवेक डीवेरीज इक्वेशन होती है, उसे केडीवी इक्वेशन कहते हैं। और ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है नॉन लीनियर डिस्पर्सिव इक्वेशन के तौर पे। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव भी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आता है साई का। फिर उसकी ये जो शुरू में है जो टाइम डेरिवेटिव को शो करती है टर्म साई की, बीच वाली टर्म जो है पार्शियल साई और पार्शियल एक्स वाली जो टर्म है, ये उसकी जो है ये उसकी डेसिपेटिव टर्म को शो करती है, क्योंकि जब वेव मूव करती है मीडियम में तो डेसिपेशन होती है। और उसके बाद आखिर में जो है वो पार्शियल स्क्वायर पार्शियल क्यूब साई और पार्शियल एक्स क्यूब जो है ये उसकी आ जाती है डिस्पर्शन टर्म को शो करती है। तो ये तीन हिस्से होते हैं केडीवी इक्वेशन के, पहले टाइम डेरिवेटिव वाली टर्म, फिर उसकी डेसिपेशन वाली टर्म, और लास्ट में उसकी डिस्पर्शन टर्म, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये केडीवी इक्वेशन, ये सारी फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, ये आपने अगर वो आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस के बारे में या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पूछे तो, और कोई एग्जांपल्स मांगे, तो आप इनमें से कोई भी एग्जांपल जो है वो ऐसा वहाँ पे कोट कर सकते हैं। अब इसी केडीवी इक्वेशन को थोड़ा सा अगर आगे लेके चलें, जो इन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप पार्शियल साई और पार्शियल टी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्शियल साई और पार्शियल एक्स को भी। इसमें चेंजिंग वेरिएबल्स करेंगे, जो आपकी एक्स वेरिएबल है आप उसको चेंज कर सकते हैं ना, एक्स और टी को, ये एक्स और टी को जो है वो चेंज करके आप सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, उसमें ये आप जो है ये एक यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन के लेट एक्साई इज इक्वल टू एक्स माइनस सी टी, ठीक है। अब एक्साई अगर हमने कोई ले लिया जो कि एक्स माइनस सी टी को के बराबर है, वो कैसे, जब आपका कोई भी जब मूवमेंट होती है स्पेस के अंदर, स्पेस और टाइम के अंदर, जब वेव मूव करती है तो वेव की मोशन के अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो वो जब मूव करेगी तो बाय यूजिंग वो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है एस इज इक्वल टू वी टी का, तो चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, लाइट वेव की बात हो रही है, तो वो एस इज इक्वल टू सी टी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी टी जो है वो उसकी डिस्टेंस जो कवर किया वेव ने इन द एक्स डायरेक्शन। तो ये हम सिंगल वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक्साई विच इज इक्वल टू एक्स माइनस सी टी, ठीक है। अब इस एक्साई को जो है हम इसको, जो पिछली हमारी इक्वेशन थी उसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, वो जो हमारी केडीवी इक्वेशन है। कैसे इस फॉर्म में लिखेंगे, हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं ना। ये जो आपकी पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इस टर्म को अगर आप चेन रूल लगाएं तो आप इसे लिख सकते हैं पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्साई इंटू पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल टी। और ये वाली टर्म है आपकी पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स को, इसको भी आप पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्साई इंटू पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल एक्स की फॉर्म में। तो ये चेन रूल लगा के आप अपनी जो लास्ट इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको चेन रूल बताया कि पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी को आपने कैसे लिखना है, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्साई इंटू पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल टी। और उसके बाद आप जो दूसरी है जो पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स वाली टर्म है, उसे भी आप इसी तरह चेन रूल लगा के पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्साई इंटू पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल एक्स, ताकि आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो एक्साई की, ये जो आपने नया वेरिएबल डिफाइन किया उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और ये जो आपने पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल टी और पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल एक्स है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्साई से, ठीक है। अब अगर आप इसमें एक्साई का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो माइनस सी के बराबर आ जाएगा ना, और अगर इसी एक्साई का अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप अपनी केडीवी इक्वेशन में पुट करें तो फ्रॉम केडीवी इक्वेशन जो आपने लास्ट में पढ़ी है कॉर्टिवेट डीवेरीज इक्वेशन, तो केडीवी इक्वेशन से आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी अब, ठीक है, कॉमन लेके और इस तरह से पार्शियल साई और पार्शियल एक्साई पार्शियल क्यूब एक्साई और पार्शियल एक्साई क्यूब। ये जो क्यूब वाली टर्म आई है ना, ये डिस्पर्सिव टर्म है ना, ये डिस्पर्शन से आई है, डिस्पर्शन इफेक्ट से। वो कहाँ से पे है, वो ये है, ये जो लास्ट क्यूब वाली एक्स क्यूब वाली टर्म थी ना, इससे पार्शियल क्यूब साई ओवर पार्शियल एक्साई क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों पे हमने चेन रूल लगाया है,
तो ये दोनों चेन रूल लगा के इसको आप एक्साई की फॉर्म में लिखेंगे, इसे भी आप एक्साई की फॉर्म में लिखेंगे, और जो लास्ट टर्म है ये पार्शियल क्यूब साई ओवर पार्शियल एक्साई क्यूब, यानी ये होल KdV इक्वेशन जो है वो स्पेस और टाइम की फॉर्म से एक्साई की फॉर्म में आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। और इसको अगर आप ब्रैकेट खोल के, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो क्यूब वाली टर्म इस तरफ रखें और ब्रैकेट खोल के -c उधर जाके +c हो जाएगा, और ये इस तरह की बन गई। और यहाँ से अब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है अगर आप इसे इंटीग्रेट करें तो ये जो क्यूब वाली टर्म है ये स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको डेरिवेटिव ऑफ जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, और इसका अगर इसका एक इंटीग्रेट करेंगे तो इसका ये पार्शियल डेरिवेटिव ये ख़त्म होकर ये c ऑफ एक्स बन जाएगा, और अगर इस पे लगाएंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन पावर डेरिवेटिव। तो अगर फंक्शन पावर डेरिवेटिव का फार्मूला इधर लगेगा इंटीग्रेशन में, तो पावर में एक प्लस करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, यानी ये साई स्क्वायर ओवर 2 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो अगर c इधर आके ये एक जो इधर गलती उसको सही करिए, -c इधर आके +c हुआ था, तो एक्साई वाली टर्म जो है वो इधर आके उसको माइनस होना चाहिए। सो दिस इज़ माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। +a जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसको आप बाउंड्री कंडीशंस लगा के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि सेकंड ऑर्डर जो है साई का डिफरेंशियल इक्वेशन ये 0 को अप्रोच करता है जब साई 0 को अप्रोच करेगी। तो अगर इन दोनों बातों को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आपका a भी 0 के इक्वल होता है, तो a इधर 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब आपने दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करना है अपनी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को डी साई ओवर डी एक्साई से, ठीक है। तो डी साई ओवर डी एक्साई से दोनों तरफ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपकी ये फॉर्म बन गई। इस फॉर्म के बाद अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगेन जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वही बन गई है फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है, इसकी पावर 1 और साथ इसका डेरिवेटिव। सो दिस इज फंक्शन पावर डेरिवेटिव। तो इसमें ये जो फंक्शन है डी साई ओवर डी एक्साई, दिस इज फंक्शन। तो इसकी पावर में एक प्लस करेंगे यानी ये स्क्वायर बन जाएगा, और 2 से ही डिवाइड कर देंगे ना, तो उसके बाद इज इक्वल टू c, और जो है इस पे भी वही लगेगा फंक्शन पावर डेरिवेटिव। अब फंक्शन कौन है साई, तो साई की पावर 1 है तो ये बन जाएगा साई स्क्वायर ओवर 2। इसी तरह इस पे भी लगाएंगे फंक्शन पावर डेरिवेटिव, पावर में एक प्लस करेंगे ये साई क्यूब बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमने इस तरह से की। उसके बाद ये जो भी कैंसिल आउट चीज़ें हुई हैं आपके पास, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये फॉर्म बन जाएगी। और फाइनली इसका सोल्यूशन जो है जब आप इसको फाइनली इंटीग्रेट करेंगे थर्ड टाइम, तो आप इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं साई ऑफ x माइनस सी टी, वेयर x माइनस सी टी जो है वो स्पेस और टाइम है, वो किसकी जगह आपने लिया, x माइनस सी टी रिप्रेजेंट करा था एक्साई को, क्योंकि आपने जो वेरिएबल नया डिफाइन किया था x माइनस सी टी वो एक्साई को रिप्रेजेंट करता था। सो दिस इज साई ऑफ एक्साई आप चाहे कह लें इसको, या साई ऑफ x माइनस सी टी कह लें। और जब इधर राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो अंडर रूट ऑफ a x स्क्वायर माइनस ये जो क्यूब वाली टर्म बन रही है ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर की टर्म को, ठीक है ना। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये जो सोल्यूशन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 1 ओवर कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो और ऊपर 3c आएगा। तो ये आपको फाइनल इंटीग्रेशन के बाद ये वाली इसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स एंड द मेथड्स ऑफ देयर सोल्यूशन हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। इनका सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ये खुद भी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस जो है ओवरऑल वो आप देखेंगे ये पास्ट पेपर में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5.47 है जो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन अभी आगे जाके आप 1 डायमेंशन में भी देखेंगे, ये 3 डायमेंशन की स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है, यानी x, y और z तीनों डायमेंशंस में हम इसको देखेंगे। और उन्होंने कहा कि फ्री पार्टिकल इज वन हुज पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन। अब ये जो पहली चीज़ है ये बेसिकली मैंने आपको कहा स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन इज द सम ऑफ आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन ये कौन सी वाली बन रही है आपकी, ये स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें टाइम की कोई टर्म नहीं आ रही, इसलिए राइट हैंड साइड जो है वो आपकी 0 है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर जो है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम फ्री पार्टिकल जो है, अगर फ्री पार्टिकल को कंसीडर करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन होती है। सो ये जो ऊपर जो स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है आपकी फ्री पार्टिकल के लिए, उसमें ये पोटेंशियल की जो टर्म है ये 0 हो जाएगी ना। जब ये 0 हो जाएगी तो इस आपके पास सिर्फ ये एनर्जी टर्म बचेगी। तो ये फ्री पार्टिकल को की स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उन्होंने आपको बोला कि आपने ये जो फ्री पार्टिकल की स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वही
वही है जो आपने भी पीछे जो है ना वो हमने दो मेथड स्टडी किए थे, एक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और दूसरा आपने जो है वो जो तरीका लिया था वो जो सेकंड सोल्यूशन वाला। तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के जरिए से आपने इस फ्री पार्टिकल की जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो अब ये आपकी गिवन इक्वेशन है, ठीक है। इस गिवन इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट टर्म है 2me/h कट स्क्वायर, इसको हम k स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इधर हमने डिफाइन कर दिया। अब वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो हमारा साई फंक्शन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ x, y एंड z, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है ना, तो ये आपका जो साई फंक्शन है वो x का भी होगा, y का भी होगा और z का भी होगा। तो हम इसको 3 अलग अलग फंक्शंस में लिख सकते हैं, यानी साई जो है वो फंक्शन ऑफ x को भी शो करेगा विच डिपेंड्स ऑन x, फंक्शन ऑफ y को भी शो करेगा विच डिपेंड्स ऑन y, और फंक्शन ऑफ z को भी शो करेगा विच डिपेंड्स ऑन z, ठीक है। तो हम इस तरीके से साई जो हमारा फंक्शन है उसको हम इस तरीके से एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको किस तरह से, अब ये साई की वैल्यू अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास डेल स्क्वायर साई की जहाँ भी साई आ रहा है तो साई की जगह हम डालेंगे ये एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई जी प्लस ये 2me/h कट स्क्वायर की जगह आप क्या डाल रहे हैं k स्क्वायर, और उसके बाद साई ऑफ एक्स वाई जी की जगह आपने एक्स वाई जी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इस तरह से किया। उसके बाद डेल स्क्वायर जो है 3 डायमेंशन में वो क्या होता है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर, और ये एक्स वाई जी इसके साथ आ जाएगा प्लस k स्क्वायर, और ये एक्स वाई जी जो है इसी तरह साथ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ये जो आपका जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ये एक्स वाई जी तीनों इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साथ ये k की टर्म आ जाएगी, k स्क्वायर की टर्म इज इक्वल टू 0। अब ये जो इसमें से अब ये देखें ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये सिर्फ x पे डेरिवेटिव है ना, तो जो वाई जी है वो इसके लिए कांस्टेंट है, तो वाई जी को आप बाहर कर देंगे। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में y के लिहाज से जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो x और z को बाहर कर देंगे, और जो थर्ड में z के लिहाज से डेरिवेटिव है तो x और y को बाहर कर देंगे इस तरीके से, और बाकी आपके पास k स्क्वायर है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड करना है x y z से, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है इसे आप एक्स वाई जी से डिवाइड कर दें ताकि k स्क्वायर जो है आपके पास वो अकेला हो जाए, ठीक है। तो k स्क्वायर को अकेला करना है तो k स्क्वायर के साथ जो एक्स वाई जी है आप इसको डिवाइड करें ऑन बोथ साइड्स, तो देखें क्या बनता है। फिर आपके पास इस फॉर्म की जो है वो एक इक्वेशन बन जाएगी, इस फॉर्म की 1/x पार्शियल स्क्वायर x ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस 1/y पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस 1/g पार्शियल स्क्वायर g ओवर पार्शियल g स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस फॉर्म में जो आपकी इक्वेशन बनी है, अब आपने ये जो k है ना, हम k स्क्वायर को कंसीडर करेंगे कि k भी x y z चूंकि तीनों डायरेक्शन में होता है तो हम k स्क्वायर को कंसीडर कर सकते हैं कि k स्क्वायर इज इक्वल टू k x स्क्वायर प्लस k y स्क्वायर प्लस k z स्क्वायर, ठीक है। और उस k स्क्वायर की टर्म को हमने k x स्क्वायर बना के फर्स्ट टर्म के साथ, और ये अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये सिर्फ आपका डिफरेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी तो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स का, क्योंकि जब आपका पार्शियल डेरिवेटिव वो तब तक होता है जब वो पार्शली किसी एक्स वाई जी तीनों पे डिपेंडेंट था। जब वो एक सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है तो उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज़ आपने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ी है, ठीक है ना, कि डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में ये फ़र्क है कि पार्शियल डेरिवेटिव एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन जो आपका सिंगल डेरिवेटिव है वो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, और इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ वाई और डेरिवेटिव ऑफ जी की फॉर्म में जब आपने इसको लिखना है तो k स्क्वायर को पहली टर्म के साथ प्लस के एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म के साथ प्लस के वाई स्क्वायर और थर्ड टर्म के साथ प्लस के जी स्क्वायर करके लिखना है। क्योंकि देखिए ना, आप इधर k स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, k स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये कि ये तो जब ये ब्रैकेट बनेगी वो इसके साथ आपने बारी बारी तीनों टर्म्स के साथ ही आ जाएगा। फर्स्ट वाली एक्स के साथ एक्स वाली के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई वाली टर्म के साथ के वाई स्क्वायर और जी वाली टर्म के साथ के जी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब हमने ये तीनों टर्म्स, ये तीन हमारे पास डिफरेंशियल जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई हैं तीन। एक एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से बन गई है, वाई की डिफरेंशियल इक्वेशन और जी की डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से बन गई है। तो और ये तीनों जो है वो बारी बारी जीरो के इक्वल है, ठीक है। ये तीनों सेट्स जो ऑफ इक्वेशंस बनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस ये जीरो के इक्वल है। अब हमने इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका नॉर्मलाइज सॉल्यूशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड हुआ है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में। तो ये इसका जो है कैलकुलेटेड आपका नॉर्मलाइज सॉल्यूशन होता है इस फर्स्ट इक्वेशन का, और वो क्या है, x ऑफ x इज इक्वल टू 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k x ऑफ x, ठीक है। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन का ये सोल्यूशन है तो सिमिलरली हम इस सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ k x ऑफ x है y के लिए वो एक्सपोनेंशियल ऑफ k y ऑफ y हो जाएगा, और z के लिए वो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k z ऑफ z हो जाएगा ना। तो इस तरह तो ये k y y और k z z
इस तरह से हो जाएगा। तो x के लिए के एक्स एक्स। तो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए हैं इन 3 डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है, जो कि हमने बनाई है पार्शियल जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी 3 डिमेंशनल स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी, ठीक है। तो उससे हमने ये और ये अब जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस बना ली हैं सेकंड ऑर्डर, और यहाँ पे अब उनके सॉल्यूशंस भी निकल गए हैं। तो अब आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का इन 3 डिमेंशन में, वो साई ऑफ एक्स वाई जी, क्योंकि साई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, और वो इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक्स ऑफ एक्स का की वैल्यू, क्योंकि आपने ये कहा हुआ है ना कि साई जो है आपने कंसीडर किया था कि साई ऑफ एक्स वाई जी वो बराबर था एक्स वाई और जी, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर था, ठीक है। तो अब आप तीनों की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साई ऑफ एक्स वाई जी में ये जो तीनों सोल्यूशन निकाले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके जो एक्सपोनेंशियल की पावर में जो टर्म्स आ रही हैं उनको आप जब एक्सपोनेंशियल की टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं ना तो उनकी ऐड हो जाती हैं जो पावर्स होती हैं। तो ये अयोटा ऑफ के एक्स एक्स प्लस अयोटा के वाई वाई प्लस अयोटा के जी जी ये आपस में ऐड हो जाएंगी, और नीचे जो है आपके पास √2 पाई, ये 3 टाइम्स जब जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर जब ऐड करेंगे तो ये 2 पाई की पावर 3/2 बन जाएगी। तो यहाँ से साई ऑफ एक्स वाई जी को आप लिख सकते हैं साई ऑफ आर वेक्टर, बिकॉज आर वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर होता है एक्स वाई और जी डायरेक्शन में 3 डिमेंशन के अंदर। और ये आगे से ये जो आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा के, ये जो पूरी टर्म है ये अयोटा के डॉट आर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्लेन वेव। अब ये आपकी प्लेन वेव का सोल्यूशन है, और प्लेन वेव में आपके पास के स्क्वायर बराबर होता है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर, वेयर हमने शुरू में कंसिडर किया था कि के स्क्वायर जो है वो 2m ओवर एच कट स्क्वायर के बराबर था ना, तो इसको उसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास जब 2m ओवर एच कट स्क्वायर जो है वो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर का के इक्वल है, तो आपके पास एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, एच, ये तीनों की जो सम है ये तो बराबर होगा ना के स्क्वायर, तो एनर्जी बराबर होगी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। सो यहाँ ये आपका फाइनल एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली इस इक्वेशन से। यहाँ पे कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं है जिनको हम जो है वो सेटिस्फाई कर सकें सोल्यूशन को सेटिस्फाई कराने के लिए, जो कि हमें जो है के एक्स के वाई के जी जो है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी रियल वैल्यूज देते हैं। हेंस एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द फ्री पार्टिकल्स फॉर्म अ कंटिन्यूस सेट। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस सेट बना रहा है। तो इन अदर वर्ड्स एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इन्फिनिटली डीजेनरेट। तो आपकी एनर्जी जो है वो डीजेनरेट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। इन्फिनिटली डीजेनरेट का मतलब है कि ये टोटली डीजेनरेट है, ठीक है ना, मैक्सिमम डीजेनरेट है ये। सो इसमें जो अगर फॉर एग्जांपल ये तो हमने जो देखी है ना ये टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी फॉर द फ्री पार्टिकल, जिसका हमने ये सोल्यूशन निकाला और जिसके लिए ये एनर्जी की टर्म निकाली। अब अगर टाइम डिपेंडेंट इस तरह की 3 डिमेंशनल स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है फॉर द फ्री पार्टिकल, तो सोल्यूशन में क्या फ़र्क पड़ता। ये जो आपके पास सोल्यूशन है साई ऑफ ये जो निकाला था हमने ये फाइनली ये जो सोल्यूशन था आपका, ये फाइनल सोल्यूशन आया था ना कि साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ये टर्म जिसमें एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा के डॉट आर आ रहा था। तो इसमें हमने जो अगर ये पिलफर्ज आपका ये तो टाइम इंडिपेंडेंट था, अगर ये टाइम डिपेंडेंट होता तो फिर हम क्या करते, साई इज़ अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा टी, यानी टी भी आ जाता ना, टाइम वाली टर्म भी आ जाती साथ, स्पेस के साथ साथ टाइम वाली टर्म भी आ जाती, और विच इज़ इक्वल टू द साई ऑफ आर तो रहता ही, यानी साई ऑफ आर की ये सारी वैल्यू थी ना, ये तो रहनी ही थी। इसके साथ एक्स्ट्रा एडिशनल जो आपकी एक प्रोडक्ट टर्म आ जानी थी एक्सपोनेंशियल जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा ओमेगा टी, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा ओमेगा टी की एक एक्स्ट्रा टर्म आई थी आएगी अगर आप टाइम डिपेंडेंट 3 डिमेंशनल स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन इसी से अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये साई ऑफ आर की बजाय साई ऑफ आर टी हो जाएगा, फंक्शन ऑफ आर और टी दोनों का हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू साई ऑफ आर और साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा ओमेगा टी की टर्म आ जाएगी फॉर जो है प्लेन वेव के लिए, ठीक है। और अब आप साई ऑफ आर की अगर वैल्यू इसमें पुट कर दें तो साई ऑफ आर आपने ऊपर निकाला है वो ये है, और ये साथ एक्सपोनेंशियल, और अगर एक्सपोनेंशियल की टर्म को इकट्ठा करें तो जो नीचे कांस्टेंट टर्म है 1/2 पाई रेज़ पावर 3/2, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये फाइनल आपका सोल्यूशन बन जाएगा फॉर द टाइम डिपेंडेंट
थ्री डायमेंशन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर द फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल की थ्री डायमेंशन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का ये सोल्यूशन बन जाएगा टाइम डिपेंडेंट के लिए। अगर टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो ये माइनस एयोटा ओमेगा टी की टर्म इधर नहीं आती एक्सपोनेंशियल में, वो सिर्फ स्पेस टर्म आती है। तो इसमें स्पेस और टाइम टर्म दोनों मौजूद होती हैं। अब जो फ्री पार्टिकल है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ वेव पैकेट विच इज़ द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव फंक्शंस कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट वेव वेक्टर्स। यानी बहुत सारी वेव्स ओवरलैप हुई हुई हैं तो वो एक पैकेट बना लेंगी ना। तो फ्री पार्टिकल को आप एक वेव पैकेट से शो करते हैं जिसमें बहुत सारी वेव्स आपस में सुपरपोज्ड हुई हुई हैं। तो उनका जो जर्नलाइज्ड एक सोल्यूशन होगा वो साई ऑफ आर टी स्पेस और टाइम के अंदर वो क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म 1/2π⁻³ और इंटीग्रल आ जाएगा कांस्टेंट ए के साथ विच इज़ अ फंक्शन ऑफ के एंड टी। के मतलब आपकी स्पेस और टाइम दोनों के अंदर, और वेयर के वेक्टर जो है ना वो बेसिकली वो वेव वेक्टर होता है। ये जो डिफरेंट वेव वेक्टर्स की इधर बात हो रही है तो वेव वेक्टर बेसिकली के वेक्टर को वेव वेक्टर कहते हैं। तो ये जो के वेक्टर है ये वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ए इसके साथ आएगा जर्नलाइज्ड ये सोल्यूशन हम लिख रहे हैं वो फंक्शन होगा वेव वेक्टर का और कॉमा टाइम के साथ, और एक्सपोनेंशियल की वही चीज़ है एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और डी क्यूब ऑफ के क्यों कर रहे हैं, ये आप इसका थ्री डिमेंशन में ले रहे हैं ना, तो आप उसका एक तरह का जो इंटीग्रल लेंगे वो 3D स्पेस के अंदर लेंगे ना। यानी के जो है वेव वेक्टर वो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। वेयर ए ऑफ के टी जो है इज़ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई ऑफ आर टी। तो साई ऑफ आर टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म टर्म है वो ए ऑफ के टी है जो हमने इसके अंदर यूज़ किया। तो ये जर्नलाइज्ड आपका वेव पैकेट का सोल्यूशन आपने लिखा है फॉर द फ्री पार्टिकल, जो कि हमने एवेल्यूएट किया है फ्रॉम द टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमने सिंगल पार्टिकल का निकाला फॉर इन स्पेस, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, और उसका सोल्यूशन निकाल के उस सोल्यूशन की मदद से आप टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को भी कभी फ्री पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं वेव फंक्शन उसकी जो कि उसका सोल्यूशन है, और उसकी मदद से फिर आप जर्नलाइज्ड वेव पैकेट का भी जो है वो वेव फंक्शन साई ऑफ आर टी वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2023 के एग्जाम में ये आई हुई है, आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम के तौर पे ये जो आगे आपको टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन में ये दी हुई है, इसको भी आगे आप मजीद सॉल्व करने की अब आप कोशिश करें खुद से, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए इसमें। उसके बाद एक और अगर आप देखें इसमें प्रॉब्लम जो इसी से मैंने देखी है जो रेलेवेंट है, वो ज़रा मैं आपको बता दूँ। सेम इसी फार्मूले के ऊपर जो बेस कर रही है वो है आपका पेज नंबर 288। ठीक है, तो पेज नंबर 288 के ऊपर ये एग्जाम्पल नंबर 5.56 है। ठीक है, जो मुझे लगी है कि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसमें क्या है कि वेव इक्वेशन आपको बताई हुई है ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस के लिए स्ट्रेच्ड जो है मेम्ब्रेन में टेंशन टी है, उस स्ट्रेच स्ट्रिंग की कह सकते हैं, मेम्ब्रेन की कह सकते हैं, और उसकी यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी रो है। ठीक है, तो ये उन्होंने वेव इक्वेशन आपको दी हुई है, उसमें सी को डिफाइन किया हुआ है कि अंडर रूट ऑफ टेंशन ओवर जो डेंसिटी है सरफेस डेंसिटी उसके बराबर होता है। उन्होंने कहा फाइंड द सेपरेबल सोल्यूशन, वही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आपने यूज़ करना है, और इसका आपने इस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द लेंथ के अंदर जिसकी विड्थ बी है, लेंथ ए है, विड्थ बी है, तो आपने उसको इस फॉर्म में उसका सोल्यूशन निकालना है। ये उन्होंने नीचे आपको एक फॉर्म दी हुई है, तो हम जो है वो इसी जैसे पिछली फुटिंग्स पे चलते हुए जैसे हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के लिए की है, इसी तरह हम ये अपनी ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस की जो वेव इक्वेशन है इसको लेके चलते हैं। तो ज़रा देखें, ये वेव इक्वेशन आपको दी हुई है, यानी सी स्क्वायर, और जो ये भी सेकेंड ऑर्डर जो है वो पार्शियल जो है वो डेरिवेटिव है यू का, यू इज़ अ फंक्शन, तो इस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड पे टाइम के लिहाज से उसको लिया हुआ है पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो सी स्क्वायर इधर है मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको तरह हम ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, और जो यू हमारा वेव फंक्शन है, जैसे हमने साई को लिखा था कि साई जो है वो फंक्शन ऑफ 3 डायमेंशन में था ना, तो साई को हमने कैसे लिख लिया था, इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी। इसी तरह यहाँ यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई टी, जी नहीं है यहाँ पे, टाइम है ना, एक एक्स है, वाई के साथ उसका डेरिवेटिव और तीसरा टी के साथ है, तो अब ये एक्स वाई और टी का फंक्शन है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ एक्स, वाई ऑफ वाई, टी ऑफ टी। ठीक है, टी मीन्स जो उसका टेंशन है, नॉट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ जैसे मैं आपको इसीलिए याद दिला रही हूँ कि जैसे हमने साइकिल लिखा वैसे ही इधर लिख रहे हैं। अब इस u की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ अपने इस इक्वेशन में,
जहाँ जहाँ यू आ रहा है तो आप एक्स वाई टी हमने पुट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते होते थे कि जो डिफरेंट टर्म्स होती थी ना, कांस्टेंट टर्म्स, उसको डेरिवेटिव के बाहर लिख लेते थे। जैसे अब एक्स के लिए वाई टी को बाहर लिख लेंगे, वाई के लिए एक्स और टी को बाहर इसके बाहर लिख लेंगे, और टाइम के लिए एक्स और वाई को इससे बाहर लिख लेंगे कांस्टेंट समझ के, इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करते थे कि हम जहाँ वहाँ पे हम एक्स वाई जी से डिवाइड करते थे ना बोथ साइड्स, यहाँ हम एक्स वाई टी से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, ताकि हाँ हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी एक शक्ल बन जाए ना। तो जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे एक्स वाई टी से, तो ज़रा देखें क्या बनेगा। यहाँ पे डिवाइड किया एक्स वाई टी से, तो ये पूरी हमारे पास एक एक्स की फॉर्म में टर्म आ गई। और डिवाइड करने का मकसद भी ये होता था, वहाँ पे भी जब हम एक्स वाई जी से डिवाइड करते थे ना, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म पूरी एक्स की फॉर्म में आ जाती थी, एक्स डिफरेंशियल की आ जाती थी, सेकंड टर्म जो है वो वाई डिफरेंशियल की आ जाती थी, और थर्ड टर्म जी डिफरेंशियल की आती थी। यहाँ पे थर्ड टर्म टेंशन की डिफरेंशियल की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बन जाएगा, एक्स पहले एक्स वाली टर्म, दूसरी वाई वाली, और तीसरी टी वाली आ जाएगी। अब फर्स्ट टर्म को अगर हम कह रहे हैं कि ये माइनस पी वन स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमने किया कि फर्स्ट टर्म जो है ये पूरी टर्म रिप्रेजेंट करती है माइनस पी वन स्क्वायर, और सेकेंड टर्म जो है ये वाई वाली ये पूरी रिप्रेजेंट करती है माइनस पी टू स्क्वायर, तो थर्ड टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों के सम के, यानी माइनस पी स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर। हम इसे इस फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है ना। तो हम अगर इसको माइनस पी वन स्क्वायर कह रहे हैं, इसको माइनस पी टू स्क्वायर कह रहे हैं, तो थर्ड टर्म को माइनस पी स्क्वायर कहेंगे। और इन तीनों को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना सारा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे भी आपकी तीन डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी, एक एक्स में, एक वाई में, और एक जी में। तो ये हमारी तीन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की, वाई की और टी की बन गई हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, अगर आप इसका फर्स्ट का सोल्यूशन लिखेंगे तो इसमें आप एक्स ऑफ एक्स को, इसका सोल्यूशन लिखेंगे ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन पी वन के साथ है ना, तो हम इसे लिखेंगे ए कॉज ऑफ पी वन एक्स और प्लस बी साइन ऑफ पी वन एक्स। तो इस फॉर्म में ये आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट प्रोबेबल सोल्यूशन इस तरह से होता है, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल की टर्म होती है ना, उसको अगर आप खोलें तो वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल की टर्म हम ज़्यादातर तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास इमेजिनरी फॉर्म हो, जैसे स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन में ना एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा के एक्स था, या अयोटा के डॉट आर था, या एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा मेगा टी था। तो जब आपके पास इमेजिनरी टर्म्स आ रही हों तो फिर आप एक्सपोनेंशियल को यूज़ करते हैं। अदरवाइज आपने अगर सिंपली इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है तो आप उसको कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स करके, तो पहले आप एक्स ऑफ एक्स को लिखेंगे कॉज पी वन ऑफ एक्स प्लस बी साइन पी वन एक्स। इसी तरह वाई का सोल्यूशन आप लिखेंगे वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब ए और बी कॉन्स्टेंट से इस्तेमाल हो गया, उसके बाद सी और डी यूज़ करेंगे, सी कॉज पी टू वाई क्योंकि ये वाई में, प्लस डी साइन पी टू वाई। इसी तरह थर्ड का जब सोल्यूशन लिखेंगे तो इसको सी डी हो गया, तो अब ई एफ रह गया, तो ई एफ के ई की प्राइम और एफ का प्राइम हमने इसलिए डाला है कि उसको अभी आगे बताते हैं, जिसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है टेंशन का, ठीक है ना। तो ये हम टी ऑफ टी का जब लिखेंगे सोल्यूशन, तो ये ई प्राइम कॉज पी, इसमें पी है ना, क्योंकि पी जो है वो सम था पी वन और पी टू दोनों का, तो इसका जो लिखेंगे वो कॉज पी और सी टी, और एफ प्राइम जो है वो भी किस तरह से लिखेंगे, एफ प्राइम के साथ साइन पी सी टी, क्योंकि ये इसमें तीन वेरिएबल्स है ना, सी भी है, पी भी है, टी भी है, तो ये तीनों उस साइन और कॉज के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पी टू आई था, यहाँ पे क्या था, पी वन एक्स था। तो जो भी ये साथ आ रहा है सेकेंड ऑर्डर, उसी हिसाब से आप उसका कॉज और साइन लिखेंगे ना। ये पी वन एक्स के साथ होगा, ये दोनों पी टू वाई के साथ होंगे, और इसमें चूंकि तीन आपकी वैल्यूज़ हैं तो उसमें आप जब कॉज और साइन लिखेंगे तो सी पी ओ टी तीनों में लिखेंगे, कॉज भी सी पी टी में और जो आपका साइन है वो भी सी पी टी के साथ होगा। तो ये तीन टर्म्स आपने, इन तीनों के तीन सोल्यूशन लिख लिए, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। अब आप इस पर बाउंड्री कंडीशंस लगा सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका शुरू में एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो था टू द फर्स्ट सोल्यूशन वेयर ए इज इक्वल टू जीरो, तो आपने पहले सोल्यूशन में अगर आप एक्स को जीरो कर दें, एक्स जीरो हो जाएगा जब आप ए वाली टर्म जो है इसको जब आप जीरो पुट करेंगे, एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो आपका ए जो, क्योंकि हम कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो ए वाली टर्म ए जो है वो आपका वो जीरो हो जाता है। तो एक्स ऑफ जीरो का मतलब इज इक्वल टू जीरो, एक्स ऑफ जीरो का मतलब है कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जो एक्स है इस जीरो के ऊपर आपकी जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, और उस पर आपकी जो ए वाली टर्म है वो जीरो हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन में। सेकंड सोल्यूशन में जब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर,
तो ये आपको बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे गिवन है ना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के ऊपर, क्योंकि ये जब आपकी जो लेंथ है उस रेक्टेंगुलर फ्रेम की वो लेंथ a है, ठीक है ना। तो शुरू में अगर लेंथ 0 थी तो हमने पहले फर्स्ट सोल्यूशन निकाला लेंथ 0 के ऊपर, और उस पर कॉन्स्टेंट a जो है वो 0 हो जाएगा। इस तरह ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है a 0 के साथ, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन जो है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब x जो सेकंड बाउंड्री है उसकी 0 के बाद a आती है ना, तो a बाउंड्री के ऊपर आपका जो b है वो किस तरह से होगा, अगर उसको 0 करेंगे तो आपके पास साइन ऑफ 0 जो है वो क्या होता है, आपके पास साइन ऑफ 0 जो है वो आपको पाई का कोई फॉर्म देता है ना। तो आपके पास p1 की जो वैल्यू, क्योंकि साइन तब 0 होता है जब आपका एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो, यानी पाई हो, तो हम इसको n पाई कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से p1 जो है वो आपकी जो पहला ये साइन p1 के ऊपर p1 जो है वो आपको क्या दे देगी, n पाई ओवर a, ठीक है। तो ये आ जाएगा p1 की वैल्यू। इसी तरह जब हम जो बाउंड्री कंडीशन y वाले के ऊपर लगाएंगे, y की भी बाउंड्री 0 से b होगी। x पे बाउंड्री थी 0 से a, y की बाउंड्री है 0 टू b। तो जब y पे 0 करेंगे पहले, तो पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी, c 0 हो जाएगा। जो उसकी सेकंड टर्म है d के लिए, उसमें क्या है कि आपकी साइन की टर्म है ना, तो साइन की टर्म जब 0 होती है तो उसका एंगल m पाई अब आ जाएगा। जैसे पहले n, क्योंकि पाई की कोई ना कोई एंगल होता है ना, तो p टू b जो है वो m पाई के बराबर होगा, और p2 जो है वो m पाई ओवर b के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से p2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन से हमने क्या निकाला, फर्स्ट सोल्यूशन से हमने p1 की वैल्यू निकाली, और जो सेकंड सोल्यूशन y की फॉर्म में है उससे हमने p2 की वैल्यू निकाली, ठीक है, m पाई ओवर b की फॉर्म में। और जो अब थर्ड आपका जो होगा उसको हमने एज इट इज़ जो है वो जिस तरह उसका सोल्यूशन था उसको वैसे के वैसे, उस पर कोई बाउंड्री नहीं लगानी, बिकॉज वो ऑलरेडी सम था p1 और p2 का। तो जब हम u ऑफ x y t की फॉर्म में इसका टोटल सोल्यूशन लिखेंगे तो वो आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको, b साइन ऑफ n पाई ओवर a, ठीक है, और d, क्योंकि पहली टर्म से आपके पास सिर्फ कौन बचा था, b, a 0 हो गया था ना, तो पहले आपके पास पहली टर्म से सिर्फ b बचा था, तो b साइन ऑफ, और उसका p1 की क्या वैल्यू थी, n पाई ओवर a ना, तो b साइन ऑफ n पाई ओवर a, और दूसरी टर्म से क्या बचा था आपके पास, c और d में से c 0 हो गया था, सिर्फ d बचा था, और d से आपको p2 मिली थी। सो d साइन ऑफ m पाई ओवर b, जो m पाई ओवर b जो है वो p2 की वैल्यू थी। और थर्ड जो इसका पार्ट था u ऑफ x y और t का, x की वैल्यू डाल दी, y का सोल्यूशन की वैल्यू डाल दी बाउंड्री कंडीशन के बाद। अब t की वैल्यू वही एज इट इज़ जो हमने निकाली थी, e प्राइम कॉस pct और f प्राइम साइन pct, वो पूरी डाल देंगे। अब अगर हम इसको ज़्यादा जर्नलाइज करना चाहते हैं तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं b और d, इनको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो e प्राइम है इसको हम e mn अगर कर ले लेते हैं, और f प्राइम को भी f mn ले लेते हैं। mn क्या है, mn वो चीज़ है जो m और n जो साइन के एंगल के अंदर आ रहे हैं ना, ठीक है, जो आपको सीरीज सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इसके लिए आप इस पे ना सिग्मा लगाएंगे दोनों की सीरीज सोल्यूशन लेने के लिए, कि सिग्मा लगाएंगे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और जो m है आपका वो भी 1 टू इन्फिनिटी मूव कर रहा है ना, यानी वो भी वेरी करता है 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसलिए n और m को आपने पहले डिफाइन करना है जनरलाइज सोल्यूशन के लिए, और ये सीरीज सोल्यूशन देगा आपको। और यहाँ से आपने साइन के अंदर n की टर्म आ रही है, साइन ऑफ n पाई ओवर a और साइन ऑफ m पाई ओवर b, और e प्राइम को भी आप e mn की फॉर्म में, f प्राइम को भी f mn की फॉर्म में लिखेंगे, बाकी उसके बाकी सोल्यूशन वैसे का वैसे। तो ये मोर जनरलाइज सोल्यूशन आपका बन जाएगा u ऑफ x y t का। अब इस सोल्यूशन से हमने चूंकि ये फॉर्म निकालनी है जैसे उन्होंने हमें कहा था, तो ये फॉर्म आपके पास कैसे आएगी कि ओमेगा स्क्वायर, अगर हम इसको कंसीडर करें कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, चूंकि आपके पास दो एंगल आ रहे हैं साइन के, एक n पाई ओवर a पे और एक m पाई ओवर b पे, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर, इसको देखते हुए कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म को अगर आप सी स्क्वायर कंसीडर करें तो आप इसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर, और n स्क्वायर ओवर a स्क्वायर था ना, तो n के साथ पाई भी आ रहा है, तो n पाई ओवर a का स्क्वायर प्लस m पाई ओवर b का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। पाई स्क्वायर को बाहर कॉमन कर लेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर मैंने किसकी जगह लिखा है, इस पूरे की जगह, अगर हम चूंकि इस फॉर्म में निकालना चाहते हैं ना, तो पाई सी स्क्वायर हमने बाहर इस टी ओवर रो की जगह लिखा है, बिकॉज आपने डिफाइन किया हुआ था कि सी जो है वो अंडर रूट टी ओवर रो है, तो ये जो टी ओवर रो है इसकी जगह आप सी स्क्वायर लिखेंगे ना। तो सी स्क्वायर बाहर था, पाई स्क्वायर हमने इस एंगल के अंदर से निकाला, ठीक है, और ये अब आपके पास फाइनली इसी शक्ल का सोल्यूशन बनने लगा है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर है n स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, और फाइनली आप इसको c स्क्वायर को t ओवर रो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ताकि हमारे पास इसी शक्ल का सोल्यूशन आ जाए। तो ये आपके पास n स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ये फाइनल वो फॉर्म है जो वो चाहते थे आपसे, कि आप इस तरह का जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है उसका इस शक्ल का सोल्यूशन निकालें। ओमेगा स्क्वायर जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसीज हैं उसकी वो इस तरह की नज़र आएँ।
ठीक है। तो हमने पहले उसका फंक्शन का सोल्यूशन निकाला है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, और उस सोल्यूशन की मदद से हमने आगे इसे इस फॉर्म में लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में। और पहले इसको सी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, पाई स्क्वायर हमने कहाँ से निकाला है, जो इसके साइन के एंगल के अंदर से, ठीक है। तो उसको निकाल के हमारे पास फाइनली वो शक्ल आ गई सोल्यूशन की जैसे हमें रिक्वायर्ड थी। तो आई होप आज के लिए इतना जो है काफ़ी है। जो मैंने बीच में जो कुछ एग्जांपल्स कराई हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें। कल हम मज़ीद इसको फर्दर आगे भी देखेंगे, कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपको ज़्यादा इसकी जो है वो क्लियरेंस हो जाए। और फिर भी आपको कोई बात ना समझ आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।